आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं शबनम खान और आपके सामने लेकर आई जुर्म की एक और नई अनोखी दास्तान। आज की ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का ही एक ज़िला लगता है बाराबंकी, उसी का एक थाना है हैदरगढ़। अक्टूबर 1997 की ये सच्ची घटना है, जब एक पुलिस स्टेशन में फरियादों की लाइन लगी हुई थी। फरियादी आ रहे थे और अपनी फरियाद पुलिस के सामने रख रहे थे और उनकी रिपोर्ट दर्ज की जा रही थी। तभी एक दंपत्ति वहाँ बैठे होते हैं, बूढ़े व्यक्ति, उसकी धर्मपत्नी, और वो लाइन ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अचानक इंस्पेक्टर की निगाह उन दंपत्ति पर पड़ती है और वो चिल्लाकर बोलते हैं कि तुम यहाँ कैसे बैठे हो, तुम्हारी अगर कोई फरियाद है तो लाइन में लगो। वो हाथ जोड़कर बोलते हैं कि साहब, ज़रूर हम अपनी फरियाद लिखवाना चाहेंगे, लेकिन ये लोग चले जाएं तभी मैं आपसे कुछ कह पाऊँगा। इंस्पेक्टर डांट के बोलता है कि ठीक है, फिर जाओ, यहाँ से हटो और जाकर चबूतरे पे बाहर बैठो। वो दंपत्ति दोनों जाकर चबूतरे पे बैठ जाते हैं और घंटों इंतज़ार करते हैं। घंटों बाद जब लाइन पूरी हो जाती तब इंस्पेक्टर बोलता है, क्या बात है, आओ इधर। वो दोनों दंपत्ति इंस्पेक्टर के सामने जाते हैं और जाने के बाद हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। इंस्पेक्टर फिर चिल्ला के बोलते हैं कि क्या बात है, बताओ। वो बोलते हैं, साहब मैं आपसे बात तो बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं अकेले में बताना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर उस पर गुस्सा करते हैं, लेकिन वो बोलता है, साहब बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मैं अकेले में ही बताना चाहता हूँ। जो आसपास हवलदार होते हैं उनको भेज दिया जाता है उनकी बात सुनने के लिए कि आखिर ये दंपत्ति क्या कहना चाहते थे। तब ये बेचारा बूढ़ा व्यक्ति कांपते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए बोलता है कि साहब मेरी एक 14 साल की लड़की है जो कि लापता है। इतना ही कहना था कि इंस्पेक्टर गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने के बाद अपनी तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, क्या लापता है, भाग गई होगी किसी के साथ जिससे उसका चक्कर चल रहा था, उसको ढूंढो, वहाँ पता लगाओ, यहाँ क्या करने आए हो। तब वो व्यक्ति फिर से रोता हुआ बोलता है कि साहब आप सिर्फ एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए, अगर आपको सही लगे तो आप जांच कीजिएगा वरना मत कीजिएगा, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लें। लेकिन फिर इंस्पेक्टर बोलता है कि बताओ क्या बात है। वो बताता है 14 साल की लड़की है जो कि गांव के ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ती है। 3 साल से लगातार वो पास हो रही थी, लेकिन चौथी में पता नहीं कैसे वो फेल हो गई। मैंने जब हेडमास्टर के पास गया और हेडमास्टर से पूछा कि मेरी बच्ची तो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, ये हमेशा अच्छे नंबरों से पास होती आई है, तो हेड साहब ये अब कैसे फेल हो गई। तो मास्टर ने कहा कि तुम्हारी बच्ची पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसको एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत है। अभी हम इसको चौथे में ही रखेंगे, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अगले साल ये पास होकर 5वीं में चली जाएगी। लेकिन इसके लिए तुम्हारी जो बच्ची है उसको एक्स्ट्रा क्लास देनी होगी। स्कूल के बाद एक्स्ट्रा क्लास के लिए तुम्हें इसको यहाँ पर छोड़ना होगा। वो बाप क्योंकि अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहता था, इसलिए वो बोलता है कि ठीक है, जैसा आप कहें वैसी मैं करूँ। अब स्कूल ख़त्म होने के बाद रोज़ाना वो लड़की मास्टर के साथ रहा करती थी एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए। स्कूल ख़त्म होने के बाद तो सब अपने घरों पे लौट जाते थे, लेकिन ये हेडमास्टर के साथ स्कूल के रूम में पढ़ा करती थी, क्योंकि मास्टर बोलते थे कि इसको एक्स्ट्रा क्लास दी जा रही है। तभी कुछ गांव वाले उस व्यक्ति के घर जाते हैं और घर जाने के बाद बोलते हैं, ये क्या माजरा है, तुम्हारी लड़की स्कूल में मास्टर के साथ अकेली क्यों रहती है। तब उस व्यक्ति ने बोला कि मेरी बच्ची पढ़ाई में कमज़ोर है, वो फेल हो गई है, इसलिए हेडमास्टर साहब उसको एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हैं। तभी वो व्यक्ति बोलता है जो कि इसके गाँव का आया था, वो बोलता है कि ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा क्लास है जो कमरा बंद करके दी जाती है, इस तरह से तो तुम्हारी बच्ची बदनाम हो जाएगी और उसकी शादी भी नहीं हो पाएगी। जी अब ये बात व्यक्ति सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है। कहीं ना कहीं उसको लगा कि वाकई में ये सच कह रहा है, इस तरह से तो मेरी बच्ची पर उंगलियां उठने लगेंगी और उसका कैरेक्टर ख़राब माना जाएगा। अगले दिन जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है और उसकी बेटी वापस घर नहीं आती, तो ये व्यक्ति स्कूल पहुंच जाता है। दरवाज़ा बंद होता है, अंदर हेडमास्टर और लड़की होती है। ये ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगता है कि मास्टर साहब दरवाज़ा खोलिए, मास्टर साहब दरवाज़ा खोलिए। 2-3 मिनट के बाद दरवाज़ा खुलता है और मास्टर चिल्लाता हुआ बोलता है, क्या बात है, एक तो मैं तुम्हारी बच्ची को पढ़ा रहा हूँ, उसको पास कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम हो कि आकर यहाँ शोर मचा रहे हो, तुम बदनाम कर रहे हो, तुम नहीं चाहते क्या तुम्हारी लड़की पढ़े, वो काबिल बने। ये व्यक्ति बोलता है, जी साहब मैं बिल्कुल चाहता हूँ मेरी बच्ची पढ़े, क्योंकि बिना पढ़े लिखों की कोई कदर नहीं होती और मैं चाहता हूँ ये पढ़ लिख कर एक अच्छा मुकाम हासिल करें, लेकिन मेरी इससे बहुत बदनामी हो रही है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, ये आपके साथ अकेले में पढ़ती है तो इसलिए मैं आगे इसको पढ़ा नहीं पाऊँगा, आप इसको मेरे साथ जाने दीजिए। अब वहाँ से वो अपनी बेटी को ले आता है, लेकिन ये जो मास्टर था ये बहाने से वक्त पर लड़की को बुलाया करता था स्कूल में। और एक दिन ऐसा आता है जब ये मास्टर और ये लड़की दोनों ही गायब हो जाते हैं। जब ये बात पूरी तरह से पुलिस सुन लेती है तो जो अभी तक
रवैया था पुलिस इंस्पेक्टर का उस व्यक्ति के लिए वो बदल जाता है आसानी से और वो नर्म मिजाज हो जाता है, क्योंकि उसको भी लगता है कि शायद इसकी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। वो बोलता है कि ठीक है, तुम परेशान मत हो, आपकी तहरीर लिख लेता हूँ और हम जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे और आपकी बेटी को ढूंढेंगे। वो व्यक्ति और उसकी पत्नी हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं, साहब हमारी इससे बदनामी होगी अगर हम तहरीर देंगे तो। इंस्पेक्टर बोलता है, तुम्हारी बदनामी नहीं होगी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, ये बात गोपनीय रहेगी। तभी एक इंस्पेक्टर होते हैं SN सिंह, उनको ये मुकदमा दिया जाता है और बताया जाता है कि 57 साल का जो मास्टर है और इनकी 14 साल की लड़की ये लापता हैं, जल्द से जल्द इनको ढूंढो और अगर उसने कुछ गलत किया है तो उस पर केस करो और उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाओ। लेकिन ये कहना जितना आसान था ये उतना ही ज़्यादा करना मुश्किल था, क्योंकि इंस्पेक्टर इस केस में लग जाते हैं लेकिन उनको कुछ सबूत हाथ नहीं आता। फिर इंस्पेक्टर मास्टर की तहकीकात करने के लिए उस गांव में भी पहुंचते हैं, क्योंकि गांव वालों को नहीं पता था कि इनकी बेटी मास्टर के साथ गायब है। गांव वालों से जब मास्टर के बारे में पूछा जाता है तो गांव वाले बोलते हैं कि सर आप मास्टर जी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है। तो वो इंस्पेक्टर बोलते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उनके पास कुछ सरकारी खजाने में से पैसा आया था स्कूल में लगाने के लिए, लेकिन उन्होंने स्कूल में नहीं लगाया और वो गायब हैं, तो इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि वो कहाँ से आते थे, वो कहाँ पर जाते थे। जितना आप उनके बारे में जानते हो उतना आप हमें बताओ ताकि हमें उनको ढूंढने में आसानी रहे। वहाँ से जो भी जानकारी मिलती है वो इकट्ठी करके इंस्पेक्टर आ जाते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर के हाथ अभी भी ना ही वो लड़की लग पाई थी ना ही वो मास्टर जी। अक्टूबर से दिसंबर आ जाती है, यानी कि 3 महीने हो जाते हैं, लेकिन उस लड़की का कहीं अता पता नहीं होता। इसी बीच में जो इंस्पेक्टर होते हैं ये एक दूसरे केस के सिलसिले में लिहोरा के इलाके में जाते हैं। तभी उनको वहाँ पर एक लड़की 14-15 साल की और एक बूढ़ा आदमी दिखता है। अचानक पुलिस को देखकर वो आदमी घबराकर छिप जाता है और वो लड़की पुलिस के पास आ जाती है। पुलिस को शक होता है, इंस्पेक्टर लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है। वो लड़की बताती है, साहब मैं रामनगर की रहने वाली हूँ और जो आदमी भागा है वो उधर पीछे छुपा हुआ है। जब उससे पूछते हैं कि रामनगर में तुम किसकी बेटी हो, वो बताती है कि मैं फला फला व्यक्ति की बेटी हूँ। उससे पूछा जाता है क्या तुम प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, वो बोलती है कि हाँ मैं वहीं पढ़ती थी। तब इंस्पेक्टर SN सिंह को याद आ जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसका केस हमारे पास चल रहा है और जिसको हम तलाश कर रहे थे। लड़की जब पुलिस को बता देती है कि वो व्यक्ति भी पीछे छुपा हुआ है तो उसको भी ढूंढ लेती है पुलिस और उसको भी हिरासत में ले लिया जाता है। लड़की से बयान लिया जाता है। लड़की बहुत सहमी हुई होती है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। तब उसे समझाया जाता है कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, अभी तुम हमारे पास हो और यहाँ पूरी तरह से सेफ हो। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो तुम हमें बताओ ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें। तो लड़की बताती है कि साहब मैं स्कूल में ठीक ठाक पढ़ रही थी, मैं 3rd क्लास में थी। तभी ये जो मास्टर हैं स्कूल के हेड मास्टर, ये हर लड़की पर गलत निगाह रखते थे और ज़्यादातर जो कि खूबसूरत लड़कियां होती थी ये उनको बेवजह ही डांटते और फटकारते थे और वो जब घबरा जाती थी, डर के रोने लगती थी तो बहाने से उनको अपनी गोदों में बिठाते थे, उनके साथ छेड़खानी करते थे, उनके इधर उधर वो छूते थे। लेकिन मैं अभागन कुछ ज़्यादा ही थी कि मेरे साथ इससे भी कुछ ज़्यादा ही भयानक हुआ। जब 3rd क्लास में पास होने के बाद मैं 4th क्लास में आ गई तो अचानक से ही इन्होंने मुझे फेल कर दिया, जबकि मैंने सारे एग्ज़ाम सही दिए थे। मैं मास्टर जी कहने गई कि मास्टर जी मैंने तो सारे एग्ज़ाम अच्छे से दिए हैं, फिर आपने मुझे कैसे फ़ेल कर दिया। तो मास्टर जी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें पास कर दूँगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए मुझे भी खुश करना होगा, जो मैं कहूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। इसलिए मैं मजबूर हो जाती हूँ और इन्होंने मेरे पापा से बहाना किया कि मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ इसलिए एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, जिसकी वजह से मेरे पिता ने भी इन पर भरोसा करके मुझे परमिशन दे दी एक्स्ट्रा क्लास के लिए। लेकिन ये मेरे साथ अश्लील हरकत करते थे, ये मेरा बलात्कार करते थे और इन्होंने साथ में ये भी क्या हुआ था कि अगर तूने अपने बाप को या घर में कुछ बताया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, ये मुझे पूरी तरह से बदनाम कर देंगे, ऐसा भी मुझे धमकी दी हुई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मजबूर थी। और जब भी ये बुलाते थे मुझे स्कूल जाना पड़ता था और ये मुझे कमरे में ले जाकर मेरे साथ ये हैवानियत करते थे। लेकिन जब पिताजी ने इनसे कहा कि वो मुझे अब आगे इस स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते, तो मास्टर ने कहा कि तुम्हारे पिता हमारे आगे आ रहा है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम्हें शादी करना चाहता हूँ। अपनी मीठी मीठी बातों में इन्होंने लड़की को ले लिया और उसको अपने साथ भगा कर ले गए। भगा के ले जाने के बाद ये लखनऊ में एक होटल में गए। होटल में जब इन्होंने एंट्री ली तो उस लड़की को अपनी बेटी बताया और कमरे में जाने के बाद इसकी
एक तस्वीर लेकर उस पर सिंदूर लगाकर इन्होंने बोला कि आज से तुम मेरी पत्नी हो, मेरी तुम्हारी शादी हो गई। लड़की ने कहा ऐसी शादी नहीं होती है। तो बोले नहीं, फिलहाल के लिए ऐसी ही शादी है क्योंकि अभी तुम बालिग नहीं हुई हो, बाकी हम रस्मों रिवाज के साथ भी शादी कर लेंगे। और उसके साथ सुहागरात के नाम पर रेप किया गया। यानी जब ये बाहर जाते थे तो उस लड़की को ये बताते थे कि मेरी बेटी है, लेकिन रूम के अंदर बताते थे कि तू मेरी पत्नी है, मैं तेरा पति हूँ। और सुहागरात के नाम पर उसके साथ हमेशा ये बलात्कार किया करते थे। इसी तरह से होटल में एक दिन एक व्यक्ति आता है और ये बोलते हैं कि ये वकील हैं जो कि हमारी शादी पूरी कराएंगे, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, तुम इनके साथ बैठकर बातें करो। इतने में ही वो जो व्यक्ति वकील बनकर आया था वो उस लड़की के साथ बलात्कार करता है। लड़की बेबस थी, वो कुछ नहीं कर पाती, रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन उस व्यक्ति को उस लड़की पर दया नहीं आती। जब ये व्यक्ति 56 साल का वापस कमरे में आता है तो वो बोलती है कि तुम किसे छोड़ कर गए थे? उनने मेरे साथ वही गंदा काम किया जो तुम मेरे साथ हमेशा करते हो। तो वो बोलता है कोई बात नहीं है, किया है तो शादी भी तो वही कराएंगे ना, क्योंकि अभी जो है तुम्हारी उम्र पूरी नहीं हुई है कागजातों में, इसलिए ये हमारी मदद करेंगे। इसके बाद ये व्यक्ति उस लड़की को लेकर अपने एक रिश्तेदार के यहाँ चला जाता है, वहाँ पे कुछ दिन रहता है। फिर उसके बाद ये कानपुर में चला जाता है। वहाँ पर एक और व्यक्ति आता है जो बोलता है कि ये हमारी शादी पूरी कराएंगे क्योंकि वकील साहब के कागजातों में कुछ कमी आ रही है, ये उसको पूरा करा रहे हैं। वो व्यक्ति भी उसके साथ वही हरकत करता है, यानी कि उसका शोषण करता है। ये लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, उसको समझ नहीं आता कि आखिर करे तो क्या करे। वो एक कमरे में कैद हो चुकी थी, ना ही उसको बाहर जाने की इजाज़त थी, ना ही किसी से बात करने की। फिर वो बोलती है कि मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, क्योंकि वो जब घर से आई थी तो 1-2 जोड़ ही लेकर आई थी। तो ये व्यक्ति उसको कपड़े दिलाने के लिए घर से बाहर लेकर जाता है। तभी सिपाही मिलता है तो सिपाही को देखकर वो लड़की बोलती है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? ये व्यक्ति पानी लेने के लिए जब जाता है तो मौका पाकर ये सिपाही करने जाती है, अपनी दर्द भरी कहानी उसे बताई रही होती है कि व्यक्ति उसका पागल होने का सबूत देता है कि ये मानसिक रूप से बीमार है, मैं कानपुर इलाज के लिए लाया, और ये कहकर ले जाता है। सिपाही ने भी इस मामले को ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसको लगा कि शायद ये अध्यापक है, ये सही बोल रहा है, क्योंकि अध्यापकों को तो वैसे भी भगवान समान समझा जाता है। जब ये कानपुर में फिर चले जाते हैं, वहाँ पर एक कमरा लेकर रहने लगते हैं और रोज़ाना इसके पास वो 55-56 साल का जो व्यक्ति था, जो अध्यापक था, वो नए नए व्यक्तियों को लेकर आता है जो कि इसके साथ बलात्कार करते हैं। एक 14 साल की बच्ची के साथ लगातार शोषण किया जा रहा था और ये व्यक्ति को बिल्कुल भी उस पर तरस नहीं आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा घिर गई थी, उसको समझ नहीं आ रहा था आखिर वो करे तो क्या करे, इस हैवानियत से वो पीछे छुड़ाए तो कैसे छुड़ाए। फिर एक दिन ये सुल्तानपुर जा रहे थे, क्योंकि बार बार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था ताकि किसी को कोई शक या शुबह नहीं हो सके। तभी इसको एहसन सिंह ये मिल जाते हैं, जिसे देखकर वो लड़की को पहचान जाते हैं। लड़की से जब बात करते हैं तो लड़की उनको बताती है कि मैं फला फला इंसान की बेटी हूँ, और वो व्यक्ति छुपा हुआ है, जिससे ये व्यक्ति पुलिस के हाथों लग पाता है। अब इसका बयान लड़की का इंस्पेक्टर ले चुके थे, लेकिन जब इस व्यक्ति का बयान एक लेडीज कांस्टेबल लेती होती है और जब वो ये बात सुनती है, उसको इतना गुस्सा आ जाता है कि बेइंतहा उस व्यक्ति को जोर जोर से वो मारने लगती है। उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर इंस्पेक्टर बोलते हैं क्या बात है, तुम इतनी बुरी तरह से क्यों मार रही हो? तो बोलती है आप इस दरिंदे की दरिंदगी की कहानी सुनेंगे तो आप भी ऐसे ही गुस्सा करेंगे। इंस्पेक्टर बोलते हैं कि मुझे सब पता चल गया है, मैं सब सुन चुका हूँ, तुम उसको छोड़ दो, इसका फैसला अब अदालत करेगी। इस व्यक्ति को तभी अदालत लेकर जाया जाता है, तभी जो लेडीज़ कांस्टेबल होती हैं वो सब आकर इसको मारने लगती हैं, इसको पीटने लगती हैं। जैसे तैसे करके इंस्पेक्टर उन 8-10 महिलाओं के हाथों से इस व्यक्ति को बचाकर ले जाते हैं और इसकी कोर्ट में पेशी कराई जाती है, जहां पर इस दरिंदे को 7 साल की सज़ा सुनाई जाती है। यहाँ पर एक गलती रही माँ बाप की कि उन्होंने अंधविश्वास किया टीचर पर, क्योंकि उनको यही लगा कि टीचर गुरु होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जिस टीचर को वो गुरु समझ रहे हैं वो गुरु की आड़ में छुपा हुआ एक भेड़िया है, एक दरिंदा है, जो कि मासूम बच्ची के साथ इस तरह का अत्याचार कर रहा है। शायद वक्त रहते वो उसकी नज़र को भाप जाते तो उस मासूम बच्ची को ये सब कठिनाइयाँ, ये सब अत्याचार नहीं सहने पड़ते। फिर हाजिर होंगे आपके सामने जुर्म की ऐसी एक और सच्ची घटना लेकर। जब तक कि आप अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।